आज एक बड़ा दिन है। मुल्क भर में साइंस के बारे में बात हो रही है, चांद के बारे में बात हो रही है और चंद्रयान 2 के बारे में बात हो रही है। बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास वही एक देसी अंदाज है बात करने का। बात कर रहा हूँ आज मैं अपने बचपन की। वालिद साहब पटवारी हुआ करते थे। बड़े लंबे लंबे वक्त के लिए हल्का के दौरा के ऊपर चले जाते थे। जब दौरा से वापस आते थे तो दिलचस्प कहानियां सुनाया करते थे। वालदा भी साथ बैठती थी, चूल्हे के आगे बैठकर बातचीत होती थी, हम भी शामिल हो जाते थे। आजकल नहीं जैसे शहर में होता है ये ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन या डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन, ऐसे ही हमारी चूल्हे के इर्द गिर्द सारी कॉन्वर्सेशन होती थी। तो हमें भी बाहर की दुनिया का पता चलता था कि हो क्या रहा है, अपने गाँव के अलावा गाँव से हट के क्या हो रहा है। तो वालिद साहब कभी कभी बीच में जिक्र करते थे कि तहसीलदार के हमरा फलां के यहाँ गए और वहाँ पे बहुत दावत की उन्होंने। दावत क्या की गई जी, क्या उन्होंने एहतमाम किया, क्या इंतजामात किए उन्होंने, ऐसे कि जैसे गवर्नर की दावत हो रही हो। गवर्नर का नाम सुना कि भाई ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। ये पटवारी से ही नहीं बल्कि तहसीलदार से भी कोई बड़ा आदमी है। हमारे लिए तो वालिद पटवारी थे, पटवारी सबसे बड़ा आदमी था। तो हमें लगा ये तो कोई तहसीलदार से भी बड़ा आदमी है। तो हम बच्चों की जो छोटी आपस में कन्वर्सेशन होती है, कुछ बच्चे जिद करते हैं कि उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो हम बात किया करते थे कि तुम क्या अपने आप को कोई ज़्यादा गवर्नर समझते हो कि तुम्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या प्रिविलेज मिलनी चाहिए। एनीवे, गपशप इसी तरह से चलती रही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिनको आप समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने होती हैं, आप देख सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि टीवी नहीं था, अखबारात नहीं थे, फेसबुक और व्हाट्सएप की तो कोई इमेजिनेशन भी नहीं थी, तो हमें नहीं पता था कि गवर्नर किस किस्म के होते हैं। लेकिन कुछ अरसा के बाद पता चला कि रियासत में जो गवर्नमेंट थी, अब एक नए गवर्नर दिल्ली से आए, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ कुछ मामला था। क्या, हमें पूरी कहानी का ज़्यादा पता नहीं था। और उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी उन्होंने चीफ मिनिस्टर की। एक जब पॉलिटिक्स में कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो उसकी बात घूमती घूमती जो है वो गांव तक आती है, क्योंकि जो आपका एंड कंट्रीब्यूटर है आपकी ग्रोथ में, वो गांव में बैठा हुआ बेचारा जो वोट डालता है। तो वो बात वहाँ पे चली। तो पता चला कि गवर्नर जो है ये कोई बड़ी पावर है। ये वो जो पटवारी और तहसीलदार के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे थे वहाँ पे नहीं, ये उससे भी कोई ऊपर की बात है। कुछ साल और बीते तो गांव में पोस्टर वोस्टर आगे कुछ वो बंटने लगे वहां पे राजीव फारूक एकॉर्ड के। और देखने लगे दूर सड़क पे जब नजर पड़ती थी तो गाड़ियों के घने काफले जा रहे हैं। तो तब समझ में आया जाकर के एक इलेक्शन हो रहे हैं। उस इलेक्शन के बाद एक नई गवर्नमेंट बनी, बात खत्म हो गई। टीवी और अखबारात तो अभी तक भी नहीं थे, लेकिन रेडियो सुना करते थे हम। रेडियो पे बीबीसी लंदन की उर्दू सर्विस है वो ज़्यादा सुना करते थे और उस पर अक्सर बात करते थे। वो कुछ समझ नहीं आती, कुछ अजीब सी खबरें आती थी कि कश्मीर के हवाले से आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने फलां करारदाद पेश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, कश्मीर, कुछ समझ नहीं आता था कि चल क्या रहा है। गाँव की एक इस किस्म की ज़िंदगी थी। कश्मीर तो बहुत दूर है, जो दूसरा गाँव या दूसरी तहसील में जाना ऐसा लगता था जैसे फ़ॉरन गए हुए हैं कहीं पे। कुछ और वक्त गुजर गया तो कुछ सियासी लोग जो हैं वो शहरों से वापस आने लगे गांव की तरफ। खास करके जो एमएलए हजरात थे और पॉलिटिकल लोग थे, जब वो वापस आने लगे तो पता चला क्या हुआ। कहते कि जी वही गवर्नर जो पहले आए थे 84 के साल में, उनको मरकज़ ने दोबारा भेज दिया है। चीफ मिनिस्टर हो गए नाराज़ और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नमेंट अब रही नहीं, असेंबली तक जो है वो डिसमिस हो गई है। तो जी अब क्या हुआ, अब उनकी जगह फारूक अब्दुल्ला साहब की जगह कौन लगा आपने? वो कहते नहीं, वो लगता नहीं है, सिस्टम में तब्दील हो जाता है, गवर्नर राज नाफिज हो गया है। तो तब जाकर समझ आई कि भाई ये जो गवर्नर है ये सिर्फ एक इंसान, एक शख्स, एक आदमी नहीं है, ये एक तर्ज हुकूमत है, ये एक उससे सबसे ये बढ़ के है ये सारी चीज़। एनीवे, उसके बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में गए, इसको एकेडमिक तरीके से समझने लगे, पढ़ने लगे, तो पता चला कि जी गवर्नर तो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं। यानी जो सबसे बड़ी किताब है कानून की और तर्ज ज़िंदगी की एक जमहूरी निज़ाम में, उस किताब के जो सबसे बड़े कस्टोडियन होते हैं वो गवर्नर हैं। हम जुडिशरी के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में और लेजिस्लेटिव के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड तो गवर्नर खुद ही होते हैं। अब जुडिशरी का जब नाम आता है हमारे सामने, हम बैठे होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, अगर खड़े होते हैं तो सिर झुका लेते हैं। लेकिन जुडिशरी भी अपनी पावर्स असल में ड्रॉ करती है लेजिस्लेचर से। कानून साजिया होती है, कानून वहाँ पे बनते हैं। और कानून साजिया की पावर का कुछ तरीकाकार ये होता है कि लाखों लोग जब वोट डालते हैं और अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो आवाम के लिए वहाँ पे कानून बनाएं। और उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे स्पीकर।
अब एक कानून बन गया और बनकर वो उसके ऊपर फाइनल जो सिग्नेचर हैं, एक बड़े आसान से तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो करने के लिए वो गवर्नर के पास चला जाता है। अगर गवर्नर साहब को पता चले कि नहीं, उनको वो मुतफिक नहीं है उस कानून के साथ, वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। इतने पावरफुल होते हैं गवर्नर। तो तब जाकर समझ आई कि भी ये जो निज़ाम हुकूमत का है, सिस्टम जो होता है, सिस्टम का जो सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा आदमी जो होता है वो गवर्नर होता है। और इंसाफ का भी जो तकाजा है वो सारा गवर्नर के पास होता है। और जो सारी बात अवाम के लिए किसके लिए क्या कही जाती है, गवर्नर से बेहतर जो है वो कौन कह सकता है। वक्त गुजरा, उसके बाद सहाफ़त में जब हम आ गए, यानी हम वाम को छोड़ दी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जब सहाफ़त में आ गया तो शुरू में तो अखबारात के दफ्तर में डेस्क पे ही रखते थे, रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादा नहीं भेजते थे। जब रिपोर्टिंग में जाने लगे तो तब मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो सीनियर रिपोर्टर्स थे, जो काफ़ी तजुर्बेकार थे, उनको चीफ मिनिस्टर की बीट पे अक्सर भेजा जाता था। और जो मेरी तरह जो नए आए थे, स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा एम्बिशियस भी के भी मौका मिले कुछ देखने का क्या, तो उनको गवर्नर की कवरेज के लिए भेज देते थे। अब चीफ मिनिस्टर की कवरेज कुछ इस किस्म की बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पॉलिसी डिसीजन, या गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं, या कोई बड़ी किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं, कोई बड़ा जलसा हो रहा है, बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसकी लीड स्टोरी कल जो है वो अखबार में छपेगी, तो वो सीनियर रिपोर्टर कवर करते थे। तो हम चलते थे गवर्नर का, जैसे किसी बुक रिलीज में गए हुए हैं, कोई कल्चरल इवेंट है, किसी स्कूल का एनुअल डे है, कॉलेज का एनुअल डे है, कोई साइंस एग्जीबिशन है, तो हमारी खबर बमुश्किल कहीं पेज नंबर 3 पे या 5 पे चली जाती थी। लेकिन दिल में था कि ये बदलना चाहिए, ये सिस्टम है, किसी दिन ये बदलना चाहिए। एक दो बार मौका मिला कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का दोनों का इकट्ठे देखा जाए, कोई ऐसे इवेंट्स आ गए कि जहाँ पे मौका मिला, दोनों इकट्ठे थे तो हम गए। देखा जब चीफ मिनिस्टर गुजर जाते हैं, जब वो अपना एक जो तकरीर करनी है या वो करके वहाँ से निकल जाते हैं, या इनॉग्रल जो है वो चीफ मिनिस्टर का है और वैलिडिक्टरी गवर्नर का है, तो जो सारा शमशमा है, जो सारी रौनक है, वो चीफ मिनिस्टर के वक्त होती है, तो गवर्नर के साथ के वक्त इतनी रौनक नहीं होती। तब लगा कि वो जो किताब में एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ा गया था, वो इसके साथ सारा मेल नहीं खा रहा है। ये क्या मामला है? अभी तो ये गवर्नर साहब भी बहुत एक बड़े रॉ के चीफ रह चुके थे, गिरीश चंद्र सक्सेना साहब, प्यार से गैरी सक्सेना भी उनको बोलते थे। ये क्या मामला, ये बात फिट नहीं बैठ रही है। वक्त गुजरा, सक्सेना साहब चले गए, उसके बाद सिन्हा साहब आए, लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, स्कॉलर, सोल्जर। 1947 में जब फौज आई थी, सबसे पहली बार जब कश्मीर में फौज उतरी थी, तो उस दस्ते के साथ सिन्हा साहब थे। तो बाद में उन्होंने किताबें भी लिखी, बड़े स्कॉलरली भी हो गए। लगभग काफ़ी हद तक वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहे जब तक गुलाम नबी आज़ाद नहीं आ गए थे यहाँ पे। वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में बात होगी। जिस दिन सिन्हा साहब यहाँ से, ये जून 2008 की बात है, जिस दिन वो यहाँ से उनका टर्म ख़त्म होगी और नए गवर्नर आए, श्रीनगर में तो आपको याद होगा कि अमरनाथ लैंड रो चल रही थी, तो लिहाजा वहाँ पे स्टाफ ने ही उनको सी ऑफ किया होगा। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर याद है कि वो सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए, श्रीनगर से आए, वहाँ पे गए और वहाँ से जम्मू आए। राजभवन में उनसे मिलने वाले सिर्फ 3 शख्स थे। एक थे मंगत राम शर्मा, एक थे राम सहाय, और एक मैं था। एक इंटरव्यू के लिए अर्जी डाली हुई थी काफ़ी दिनों से, उन्होंने कहा जाते जाते, वो दैट वाज द आखिरी इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू जो वो मुझे देकर गए थे। अमरनाथ लैंड रो के एतबार से उन्होंने मेरे साथ बात की थी। उसके बाद वोरा साहब आ गए। अब वोरा साहब एक नेहरूवियन ब्यूरोक्रेट, और बड़े सोच समझ के यहाँ पे आने से पहले होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, क्या क्या फॉरेन असाइनमेंट्स के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर, मुल्क में जो बड़ी से बड़ी पोजीशन होती है, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सारी पोजीशंस के ऊपर होकर आ चुके हुए थे। लिहाजा सिन्हा साहब और वोरा साहब का, अब हम भी थोड़ा एक्टिव जर्नलिज्म में थे, काफ़ी नज़दीक से इनको देखते थे कि बहुत मेजर्ड, बहुत कम और बहुत सोच समझ के और बहुत इनफ्रीक्वेंट बात करनी। लगता था कि इनके ऊपर, जो सिन्हा साहब के ऊपर फौज का और वोरा साहब के ऊपर जो एक ब्यूरोक्रेसी का अभी भी बोझ इतना है कि ये राजभवन में बैठे हुए हैं, इतनी सैरो तफरी वाली जगह, इतनी बेहतरीन जगह, ये खुल के कभी बात क्यों नहीं करते। वोरा साहब का तो यहाँ तक मैं देखता था कि प्रेस नोट वहाँ से जो जारी होता था, तो हम अक्सर न्यूज़ रूम में बैठकर बात किया करते थे कि ये पूरा एक नेहरूवियन इंग्लिश है। और कई बार ऐसा है कि प्रेस नोट नंबर सच एंड सच has been withdrawn, may please be treated as withdrawn and wait for the new press note।
और आधे घंटे घंटे के बाद नया प्रेस नोट आ जाता था, उसको कंपेयर करते थे कि फ़र्क क्या है दोनों प्रेस नोट्स में, तो पता चलता था कि यहाँ पे एक सेंटेंस के बीच में एक सेमी कोलन डालने के लिए कहा हुआ था, वो नहीं आया, तो इसलिए उसको दोबारा कुछ जो वो भेजा, क्योंकि उससे जो उसका जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे उसमें शायद फ़र्क पड़ सकता था। तो राजभवन के जो प्रोटोकॉल हैं, इनकी नाइसिटीज़ हैं, इनका एक अपना ही अंदाज़ होता है कि आपको बड़ा सोच समझ के, बहुत ही एहतियात के साथ हर बात करनी पड़ती है। इससे लगता है कि राजभवन के बीच में और आवाम के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत दूर है राजभवन, हर किसी की रसाई नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब से ये नए गवर्नर आए हैं पिछले साल से, सत्यपाल मलिक साहब, तब से राजभवन की फ़िज़ा क्या कि सियासत की भी फ़िज़ा बदली हुई है। वो जो मेरी एक रिसर्च वालिद साहब के वक्त से, जब वो कहते थे कि गवर्नर जैसा ट्रीटमेंट आज हमें मिला है, तब से लेकर आज तक जो मुसलसल मेरी रिसर्च वो चलती आ रही है गवर्नर के बारे में, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। एक तो ये है कि भाई गवर्नर का जो सही पोजीशन का पता चलता है कि गवर्नर क्या होता है, वो तभी होता है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो यहाँ पे और आप राजभवन में बैठे हैं, आप सिर्फ स्टेट के हेड ही ना हो, आप एग्जीक्यूटिव हेड भी हों, तब जाकर पता चलता है कि गवर्नर क्या होता है। दूसरी चीज़ जो है, एक बार जब उमर अब्दुल्ला बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे 2010 में, तो यहाँ से डेलीगेशन भी दिल्ली जाने लगे, अखबारों में खबरें भी प्लांट होने लगी कि भी बात चल रही है कि उमर अब्दुल्ला की रिप्लेसमेंट विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस ढूंढी जाए, या गवर्नमेंट को ही कांग्रेस विड्रॉ करे, या गवर्नर रूल लगाया जाए कि कश्मीर में किसी तरीके से टेम्पर स्कूल किए जाए। उस वक्त जो है इस मुल्क के सबसे पावरफुल आदमी राहुल गांधी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं दिला देता हूं, तो राहुल गांधी इस मुल्क के सबसे पावरफुल आदमी थे। वो बिहार के दौरा पे थे, तो वहाँ पे उनको जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पूछा कि कश्मीर के हालात हैं और एक क्लैमर है, एक बात चल रही है कि उमर अब्दुल्ला हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो राहुल गांधी ने कहा कि उमर इज़ डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द कंट्री। और इससे पहले भी एक दो सहाफ़ी भी और कुछ और लोग भी ऐसा कह चुके थे कि जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये मुल्क में प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर ये होता है, मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पोखरान में अगर आपने बम फोड़ना है तो वहाँ पे वाजपेयी साहब फारूक अब्दुल्ला को साथ लेकर जाते हैं। किसी रियासत का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे साथ होते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उसके हिसाब से। ओबामा आए हुए हैं दिल्ली में, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उस वक्त के, तो मनमोहन सिंह उमर अब्दुल्ला को बुलाते हैं, और भी चीफ मिनिस्टर हजरात होते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, ये अहमियत। तो अब जब चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो गवर्नर होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, आप 5 गवर्नर के नाम, जब हम बात कर रहे हैं 5 गवर्नर्स के नाम गिनिए, नहीं ना याद आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के गिनिए, वो भी मुश्किल से 5 के 8 तक आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम मुल्क भर में किसी को भी बड़े आराम से आपको पता चलता है कि ये है जम्मू कश्मीर के गवर्नर। दूसरी जो चीज़ है मेरी रिसर्च में जो फर्दर ऐड हुई है कि वोरा साहब पे और जो सिन्हा साहब, जिनको रिसेंटली हमने देखा, उनके ऊपर अपने जो पास्ट प्रोफेशन है उनके बोझ थे, और मलिक साहब के ऊपर इस किस्म का कोई बोझ नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे एक आम आदमी राजभवन में बैठे हैं और आम आदमी की ज़ुबान में बात कर रहे हैं। जैसे हमने आपस में बात कर रहे होते, किसी के बारे में बात चलती है तो बड़ा कैजुअल से कहते हैं, और छोड़े जी किसकी बात कर रहे हैं, चोर है वो तो एक नंबर का। वो बाद में पता चलता नहीं यार नाराज़ हो जाएगा, तो वो कह दिया नहीं नहीं वो तो एक ऐसे ही बात कह दी थी, लेकिन बात असल में और है, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मत मनाइए। तो अब हमारे पास तो उस वक्त वो नहीं था, टीवी भी नहीं था, व्हाट्सएप और फेसबुक भी नहीं था। अब करगिल में कल तकरीर हुई तो उसमें आ गया, मिलिटेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं गवर्नर साहब, और वो कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, तो बेगुनाह लोगों को जाकर टारगेट कर रहे हो, असल में जो गुनहगार हैं कश्मीर के वो तो ये करप्ट लोग हैं। अब इससे थोड़ा सा एक हो गया, लोग सरप्राइज्ड हो गए काफ़ी और आउटरेजियस भी हो गए कि ये कहाँ की बात है। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया कि ये तो कैंगरू कोर्ट आप इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, दैट गो एंड किल। लेकिन गवर्नर साहब का जो है एक फिराक दिली उनकी बहुत बेहतरीन है कि रात गई बात गई, सवेरे उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इंटरव्यू देकर उसको क्लैरिफाई किया है, उसको कहा कि नहीं 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 वो तो मैं एक बड़े कैजुअल सी ये बात में गुस्से में आकर मैंने कह दिया, क्योंकि मैं दिल से इतना अंदर से मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि भाई ये कश्मीर में जो पॉलिटिशियन हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने धांधली मचा कर रखी हुई है, तो गुस्से में वो बात निकल गई। ऐसे बात मेरा कहने का मतलब नहीं है, मैं तो बस इस तरह से इसको उस कॉन्टेक्स्ट में लिया, मत जाइए, ठीक है,
वो हो भी सकता है, क्योंकि उसको पूरे उनके जो वीडियो को एग्जामिन करें वो इमीडिएटली उसमें से पॉज लेकर एक दूसरी तरफ चले जाते हैं और मिलिटेंट को वो एड्रेस करना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम बंदूक छोड़ते हो तुम्हारे लिए हालात हम बेहतर बना सकते हैं। मे बी ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो भी सकता है। पिछले साल भी जैसे वो बैंक के बारे में बात कर रहे थे तो वो एक ही उसमें वो मेयर के बारे में भी उन्होंने बात की थी कि भाई देखिए अभी इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन एक फॉरेन एजुकेटेड 2 बजे ही थे, अभी दोपहर के इलेक्शन चल ही रहे थे, कहते हैं एक फॉरेन एजुकेटेड लड़का जो है वो मेयर बन। आखिर में उनकी बातें सही सारी हो जाती हैं। वो जब J&K बैंक की बात की थी, चेयरमैन की बात की थी उन्होंने कि धांधलियां हो रही हैं बैंक के अंदर, तो बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी हो गया था राजभवन से कि भाई इसको मिसकंस्ट्रू किया गया, स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। लेकिन बहुत महीनों के बाद बिल आखिर बात वही साबित हुई जो गवर्नर साहब उस दिन कह रहे थे। इलेक्शन के दौरान जब उन्होंने कहा दोपहर के 2 बजे अभी वोटिंग इन प्रोग्रेस है कि एक फॉरेन एजुकेटेड लड़का यहाँ पे देखिए श्रीनगर का मेयर बनने वाला है, क्रिटिसिज्म तो बहुत था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वही बाद में मेयर भी बन गया। खुदा न करे कि जो कल बात उन्होंने कही थी ये किसी तरीके से भी सच हो जाए। लेकिन आखिर में जो टेल पीस है वो ये हो गया कि उमर अब्दुल्ला साहब के दरमियान और गवर्नर साहब के दरमियान बिल्कुल एक 1-to-1 हो गया। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आपकी दिल्ली में रेपुटेशन जाकर चेक कीजिए, आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने यहाँ से उनको कहा कि मेरी रेपुटेशन की बात छोड़ो, तुम लड़के हो, अभी बच्चे हो, छोटे हो, मैं तो एक 1.5 कमरे से उठकर आके यहाँ पे मेरी एक बड़ी सियासी जर्नी है, मेरा कोई दादा मेरा बाप उस तरह से नुमाया नहीं है कि जिसने मुझे लाकर यहाँ पे बिठाया, लेकिन तुम लोगों का हिसाब किताब जो है वो मैं जाने से पहले लेकर ही जाऊँगा। आने वाले दिन मुझे लगता है बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि अगले 2-3 महीने में 2-3 मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट जो हैं या तो ये जेल में होंगे या इनको बेल मिल रही होगी, तो सियासत जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब कीप वॉचिंग एपिसोड 77 ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट विद जफर चौधरी। थैंक यू।